नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। कैसे? आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर जो है ग्लोबल लैंड यूज़ में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। तो 1/3 जो ग्लोबल लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के बारे में, तो फूड प्रोडक्शन की वजह से 15% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर है क्या? एक्चुअली में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम इस तरह से एग्रीकल्चर को मैनेज करें ताकि वो हमारी सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या हम बोल सकते हैं कि या तो वो रीजेनरेटिव हो सकता है, कि अगर हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस करें जिससे हमारी सॉइल रीजेनरेट होती जाए, राइट, और न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते जाए उसमें, या फिर हम इस तरीके का एग्रीकल्चर कर सकते हैं जिसमें कि हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हों, ज़्यादा से ज़्यादा डीजेनरेशन हो। तो या तो हमारा एग्रीकल्चर रीजेनरेटिव हो सकता है या फिर वो डीजेनरेटिव हो सकता है। जैसे कि हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारा सॉइल लॉस होता है, हमारे न्यूट्रिएंट फ्लो हो जाते हैं और हमारा वाटर भी हमारा वेस्ट होता है। तो वो टाइप का जो एग्रीकल्चर होता है, जो हम जनरली हमेशा से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वो हमारा है डीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। तो या तो एग्रीकल्चर रीजेनरेटिव हो सकता है या फिर वो डीजेनरेटिव हो सकता है। तो जैसे हम सॉइल को जानते ही हैं, तो सॉइल हमारा क्या है? सॉइल इज़ द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। तो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें इतने सारे माइक्रोब्स हैं और ये बहुत बड़ा सोर्स है माइक्रोब्स का। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें, वो सॉइल को किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट करें। तो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक्चुअली एक कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन अप्रोच, क्योंकि हमारी सॉइल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। तो ये रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर क्या करता है? ये फोकस करता है कि हमारी जो टॉप सॉइल है उसका रीजेनरेशन हो, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है सॉइल में वो एनहांस हो, वाटर साइकिल इम्प्रूव किया जा सके, बायोसीक्वेस्ट्रेशन किया जा सके और हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज को एनहांस किया जा सके। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, तो अराउंड 29% लैंड इंडिया में डिग्रेडेड है, जो 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स होती है। और फ्रेश वाटर जितना है उसका 91% एग्रीकल्चर में जाता है, एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक क्लैश है, एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स का डिग्रेडेशन है। तो ऑलरेडी हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज एंड लैंड रिपोर्ट में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। तो अगर हम देखें कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से डिफरेंट कैसे है, तो अगर हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये फोकस करता है हमारा सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने पे। जबकि जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो इस तरह से अलग है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिसोर्स एफिशिएंसी और फार्मिंग को ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल बनाने पे फोकस करता है। तो देखते हैं हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए जो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर है वो बोलता है कि आप कंजर्वेशन टिलेज करिए, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए, आप कवर क्रॉप्स का यूज़ करिए और लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट करिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही हम कंजर्वेशन टिलेज करेंगे या मिनिमम टिलेज या ज़ीरो टिल पे जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है उसमें डिस्टर्बेंस कम से कम होगा।
अगर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होगा तो उससे क्या होगा कि अलग अलग टाइप की क्रॉप्स आएंगी, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करने में अ, का मौका मिलेगा। और दूसरा क्या होता है कि हमारे जो पेस्ट और डिजीजेस का साइकिल है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉप कवर के लिए, तो क्रॉप कवर एक्चुअली में सॉइल कवर को रिटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कवर क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लाइव स्टॉक का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सॉइल में मैन्योर ऐड करने के लिए कर सकते हैं लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट, और उस वो एक कार्बन सिंक की तरह से भी एक्ट करता है। तो सारा फोकस हमारा किस चीज़ पे है? हमारा सारा फोकस है कि हमारी सॉइल की हेल्थ को किसी भी तरह से इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि जब सॉइल अच्छी होती है तभी हम काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। लाइक अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ फ्लडिंग हो रही है या ड्राउट जैसी सिचुएशन आ रही है, तो हम इन चीज़ों से बचाया जा सकता है और हमारी क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्लेनिश किया जा सकता है, ज़्यादा तरीके अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ज़्यादातर ये ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें कि हमारा कंपोस्टिंग हो गया, कंजर्वेशन फार्मिंग, कवर क्रॉप्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोलॉजी, मल्चिंग, राइट? तो इस टाइप की चीज़ें हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी प्रैक्टिसेस में, री जो रीस्टोर करती है, जो रीजनरेट करती है हमारी एग्रीकल्चर को। तो ओवरऑल हमारा जो इसमें है वो मेन फोकस हमारा है कि हम किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करें, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को एनहांस करें, बायोटा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और किस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है ताकि हमारे जो भी इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबली डेवलप करे, तो हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो जाए, राइट? और उससे ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह से कम किया जा सके। तो एक्चुअली दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या रीजनरेटिव फार्मिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा।